अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बहुत स्पेशल मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की फास्टेस्ट वुमेन के साथ। आज आपकी मुलाकात होने जा रही है। एथलीट्स पाकिस्तान में किस मुश्किल से गुजरकर गोल्ड लाते हैं, सिल्वर लाते हैं, ब्रॉन्ज लाते हैं, चाहे वो नेशनल सतह के डोमेस्टिक सर्किट के मैचेस हों, इवेंट्स हों, गेम्स हों, या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स हों, गेम्स हों, मैचेस हों। इन तमाम तर जगहों पर जहाँ पर एथलीट जाता है, पाकिस्तान का झंडा रेस करता है, उसके पीछे एक बहुत मेहनत होती है, लंबी स्ट्रगल होती है, और उस एथलीट की अपनी कोशिशें उससे भी डबल होती हैं। पाकिस्तान में जो एथलीट्स के लिए फेडरेशंस काम कर रही हैं, उनके किरदार पर हमेशा से हम बात करते हैं, कैसा है, कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, और टैलेंट को निखारने के लिए क्या काम हो रहा है, उस पर आज भी बात होगी यकीनी तौर पर। फिर जो फील्ड एंड ट्रैक स्प्रिंटर्स हैं, उनके लिए क्या डिफरेंट काम है जो वो फील्ड एंड ट्रैक में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को तेज़ तरीन रखने के लिए, और अपने स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए वो लोग करते हैं। इस पर भी आज बात होगी। इसके साथ साथ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरह से काम करती है, एथलीट्स के ट्रायल्स कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ से सिलेक्शन होती है, और फील्ड एंड ट्रैक के लिए ख़ास तौर पे एक फ़ीमेल एथलीट किस तरह से मेहनत करके आगे आती है, आज आपसे मुलाकात करवाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर इसके साथ साथ ये कि 34 नेशनल गेम हुए। इन एथलीट जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता, सिल्वर भी जीता। तो मेडल्स की एक भरमार है माशाल्लाह से। उनका टेबल मेडल्स के साथ सजा हुआ है, चाहे वो साउथ एशियन गेम हो, चाहे इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, आगे ओलंपिक्स है। हमने आज पूछना है कि ओलंपिक्स पे क्या नज़रें हैं, क्यों पाकिस्तान में ओलंपिक्स के मेडल नहीं आ पाते, जबकि हम देखते हैं कि अभी हालिया 34 नेशनल गेम हुई तो डिपार्टमेंट में पाकिस्तान आर्मी टॉप पे और वापडा सेकंड पर रही। गोल्ड की भरमार है। साहिब असराई मुश्किल सा और प्यारा सा नाम है उनका, लेकिन उनका काम इससे भी मुश्किल है चूँकि वो स्प्रिंटर हैं और फील्ड एंड ट्रैक की क्वीन हैं, फास्टेस्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान है, एथलेटिक्स में नेशनल एथलेटिक चैंपियन है। साहिब असरा ने हमें ज्वाइन किया। साहिब असरा, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सच टीवी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मेरे बारे में, स्टोरी के बारे में और मेरी जितने भी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की। अच्छा साहिब असरा, इससे पहले कि मैं आपकी गेम पर, आपके मेडल्स पर और चीज़ों पर हम बात करें, ये बताएं ये इतना मुश्किल सा नाम आपका किसने रखा? ये मेरा नाम मेरे वालिद साहब ने रखा है। उनको मतलब बहुत पसंद था साहिब असरा, तो उन्होंने जो हमारे खतीब साहब हैं उनसे पूछा कि क्या हम बेटियों का नाम ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में साहिब आता है। तो कहते हैं बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है, इसका मीनिंग मिराज वाली है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब आते हैं, आप जूनियर चैंपियन रही हैं माशाल्लाह 2012 से। उसके बाद खटमंडू गेम्स हों, बाकू में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स हों, नेशनल चैम्पियनशिप हो, फास्टेस्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान का आपको टाइटल मिल चुका है। फिर अभी हमने देखा 34 नेशनल गेम्स हैं। इन सारे जिन जिन गेम्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन जिन इवेंट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये शुरुआत कैसे हुई साहिब असरा? और स्प्रिंटर होना खुद में एक बड़े स्टेमिना की और बड़ी बहादुरी का काम है, ख़ासतौर पे एक फ़ीमेल के लिए। आपने माशाल्लाह वो टैबू बिल्कुल वैसे थोड़ा जैसे पाकिस्तान में नसीम हमीद या दीगर ने ये काम किया। तो ये बताएं कि किस तरह से ये ख्याल आया कि स्प्रिंट्स में, फील्ड एंड ट्रैक में जाया जाए और इस एथलेटिक की इस वाली ख़ास फील्ड को अपनाया जाए? अब बेसिकली तो मुझे जो ट्रैक का या इस गेम का जो शौक हुआ, वो मैं अक्सर टेलीविजन पे जब देखती थी एथलेटिक्स को, तो मुझे रनिंग का बहुत शौक था। और मेरी रनिंग वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छी थी स्कूल लेवल पे। तो टीचर ने ऐसे ही हमें स्कूल में जब निकाला, टीचर कहते कि आप आज आपका टेस्ट है ना 100 मीटर का ना, तो जो लड़की सबसे अच्छा रन करेगी फिर हम उसको नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट लाहौर में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो मैंने उसके लिए ट्राई के लिए मैंने वहाँ पे ट्राई किया और मैं वहाँ पे फर्स्ट हुई। तो उसके बाद मिस ने मुझे कहा कि बेटा ऐसे ऐसे हमने लाहौर जाना। तो 10 डेज थे, क्योंकि मैंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, हम लोगों को जस्ट क्लासेस से मूव ऑन किया। उसके बाद मैं वहां गई लाहौर की, मैंने पार्टिसिपेशन की। मेरी पोजीशन तो नहीं आई, लेकिन वहां पे मैंने मतलब सीखा कि आप मेहनत करके आए। और वहां पे उसके बाद आके मैंने अपनी गेम को कंटिन्यू किया। फिर इसने हमारे लिए, जो स्कूल की टीचर थी, उन्होंने हमारे लिए कोच रखा और कोच ने मुझे ट्रेनिंग करवाई स्कूल के। और उसके बाद नेक्स्ट इवेंट उसके लिए मुझे ग्रूम किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली इवेंट गोल्ड मेडल विन किया डिवीजन के लिए। तब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था जो लाहौर में हो रहा था। अच्छा, जूनियर्स के लिए 2012 में आपने माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया, मेडल उठाया,
जूनियर तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा और फिर वहां पर कैसा महसूस हुआ जब पाकिस्तान कलर खेलने के लिए कोई जाता है, उसको वो ट्रैक सूट पहनता है, वो झंडा उठाता है, क्या फीलिंग्स थी और फिर वहां पर कितना मुश्किल कंपटीशन था, ये भी ज़रा बताइएगा। जब जूनियर्स हुई है 2012 में, वहाँ पे मैंने जब गोल्ड मेडल विन किया, उसके बाद मुझे इंटरनेशनल टूर के लिए सिलेक्ट किया गया। जब हम वहाँ पे गए तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमने देखा कि जो लोग हैं वो हमसे बहुत आगे, हम तो बहुत पीछे हैं उनसे। तो जब मैंने अपनी रेस में पार्टिसिपेट किया, जारी बात है मेरी उस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी, उस तरह की मुझे ग्रूम नहीं किया गया था, मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं किया गया था। तो जब हमने वहाँ पे जाके देखा अपने से इंडिया, श्रीलंका जो हमारे करीबी हमारे बांग्लादेश, वो भी हमसे अच्छे हैं। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हमें भी इन चीज़ों को अगर उनकी तरह अपनाना है या उनकी तरह हमने अच्छा कुछ करना है, तो हमें उस लेवल की ट्रेनिंग करनी चाहिए। उस लेवल का हमारे पास कोच होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और अच्छी कोचिंग, अच्छी फैसिलिटी से आप अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकते हो। तो जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने आके इस चीज़ को अपने माइंड में सेटअप कर लिया कि मेरा ये गोल है, और जब मैं नेक्स्ट जाना है तो मैंने अपने मुल्क के लिए मेडल विन करा। जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मैंने पार्टिसिपेशन की, वहाँ पे मैं 100 मीटर में 4th पोजीशन पे आई, 200 में 5th पोजीशन पे आई। मैं पाकिस्तान के लिए मेडल तो नहीं ला सकी, लेकिन वहाँ पे जब मैंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका था कि मैंने अपने आप को टारगेट बना लिया था कि जो नेक्स्ट इंटरनेशनल इवेंट होगा उसमें मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करूंगी और इंशाल्लाह मेडल भी विन करूंगी। तो अब वो जो आपका एक गोल होता है तो जाहिर सी बात है, आप जो सोच लेते हो वो इतनी जल्दी आपको हासिल नहीं होता। तो ये जो मेरा मतलब एक ड्रीम मैंने देखा था, जो टारगेट मैंने बनाया था, वो 2019 में आके मैंने काठमांडू में होने वाली सैफ गेम्स पे, वहां पे मैंने 2 सिल्वर मेडल विन किया और एक ब्रॉन्ज मेडल विन किया पाकिस्तान के लिए। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त और वो वाकई में एक बड़ा यादगार इवेंट होगा। अच्छा असरा, ये बताएं आप, हम अगर यहाँ से ज़रा स्टार्ट करें, स्कूल के बाद से फैमिली से कितनी सपोर्ट मिल रही है आपको? फिर आपके फादर फैसलाबाद में एक मस्जिद के पेश इमाम हैं, तो कितनी सपोर्ट है फादर से भी, और यकीनन है तो आप यहाँ पर आज माशाल्लाह बैठी भी हैं। जी, बिल्कुल, स्टार्टिंग में ज़ाहिर-सी बात है मेरे बाबा इमाम मस्जिद थे, तो मुझे काफ़ी मतलब कि काफ़ी क्राइसिस का सामना करना, क्राइसिस यूँ थे कि घर से नहीं थे, लेकिन लोगों ने मेरे बाबा को बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि आप इमाम मस्जिद हैं और आपकी बेटी ऐसे लोगों में भागेगी, गेम करेगी। तो मेरे वालिद साहब भी थोड़ी देर के लिए गुस्से में आ गए, तो कह रहे थे कि तुम इस गेम को स्किप कर दो, ये अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो शौक है, मैंने तो गेम करनी है। मेरी मामा ने भी मतलब मेरी सपोर्ट की। तो मेरे बाबा मेरे सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन लोगों की बातों में आके ना, जब लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, तरह-तरह की बातें कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि तुम इसको स्किप कर दो, कुछ और किसी और शोबे में चली जाओ आप। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ मैं गेम करती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएँ हैं, मेरे बाबा की, मेरे वालिदैन की। और मेरे बाबा तो हमेशा तहज्जुद के बाद भी मेरे लिए दुआ करते हैं और यही कहते हैं कि मेरी बेटी इस मुल्क का नाम रोशन करे और अपने वालिदैन का नाम रोशन करे। पहले तो लोगों ने बातें की, लेकिन वो तब स्टार्टिंग में मैं भी बहुत डिसहार्ट हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आपके इर्द-गिर्द के लोग आपको बुरा-भला कहें और फिर आपको ये कहें कि आप तो मतलब ये जो आप जिस चीज़ पे चल रही हो अल्लाह आपसे राज़ी नहीं है। हालाँकि लोगों को नहीं पता होता कि अल्लाह, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है। ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं ना कि वो हमसे राज़ी है कि नहीं। अगर अल्लाह मुझसे राज़ी ना होता तो शायद आज मैं इस लेवल पे ही ना होती। वेल सेड। अच्छा देखें, आपके घर की सपोर्ट, आपने अपने आप को खुद कॉन्फिडेंस दिया, आपने अपने आप को खुद भी सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात होती है एक एथलीट के लिए कि वो माशरे के तमाम टैबूज से लड़ता है, मुश्किल हालात से लड़ता है, यहाँ वहाँ की बातों से लड़ता है, फिर जाके वो एक कुंदन बनता है। माशाल्लाह से आज हम देख भी रहे हैं कि आप पाकिस्तान की फास्टेस्ट वुमेन है। ये बताएं, जब लोग बात करते हैं या कोई डिसाइड करने की कोशिश करता है, अक्सर ऐसा होता है कि आपके कोलीग्स भी करते हैं ना, कभी थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो, तो कैसे उससे लड़ती हैं, क्या सोचती हैं उस वक्त, और अपने आप को कैसे दोबारा से मोटिवेट करती हैं और तैयार करती हैं? लास्ट टाइम ही मैं अभी आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँ तो मुझे लास्ट टाइम ड्यूरिंग अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही अपेंडिक्स का पेन हो गया, और पेन इतना सीवियर था कि उसी 2 घंटे के अंदर मेरा ऑपरेशन हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि किसी भी टाइम ना आप इसको, ये आपका ब्लास्ट हो जाएगा अंदर, आपके पॉइजन आपके फैल जाएगा। तो मैंने फ़ौरन से ये स्टेप घर वालों ने जो उठाना था, ज़ाहिर-सी बात है, फ़ौरन से ऑपरेट करवा लिया। ऑपरेट के तकरीबन 6 मंथ के बाद मेरा कॉम्पिटिशन आ गया। तो लोगों ने मुझे बजाय इनकरेज करने के कि इसने इतनी मतलब प्रॉब्लम से निकल के ये अभी अपने टाइम की रिहैब भी नहीं मैंने इतना अच्छा किया, रिकवर भी नहीं किया, और उसके बावजूद मैं अपनी गेम में वापस आई। मैंने अपनी मतलब कि स्टार्टिंग हमारा कॉम्पिटिशन था, तो खेलना बहुत ज़रूरी था, वापडा की तरफ से हमारी इंटर थी। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि इंसिस्ट किया आप इसको खेलो। जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो दौरान रेस मुझे इंजरी हो गई। ज़ाहिर-सी बात है जब आप एक एक
ऑपरेशन सिस्टम से निकल के आते हो, आपको उसके लिए रिहैब करना पड़ता है, रिकवर करना पड़ता है, और दोबारा से आपके अंदर वो एनर्जी, वो लेवल वो नहीं इतनी जल्दी आ पाता, तो उसके लिए 1 साल लग गया। डॉक्टर ने तो मुझे मना किया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने कम बैक किया। तो दौरान रेस मुझे इंजरी हो गई, मैं गिर गई, लेकिन मैं सिल्वर मेडल विन किया। तो लोगों ने मुझे बहुत डिस्करेज किया। जो आपके आसपास के लोग हैं, हमेशा ही जो आपके 3-4 लोग होंगे जो आपके साथ होंगे, वो 3-4 लोग बहुत आपके वालिदैन, आपके उस्ताद और आपका बेस्ट फ्रेंड। और उसके अलावा जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो आपके अपने नहीं होते, वो जस्ट तब आपके साथ स्टैंड करते हैं जब आप जीत रहे होते हो। जैसे ही आपका डिक्लाइन होता है, तो वो ही लोग आप पे बातें करना शुरू कर देते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, और ये कहना शुरू कर देते हैं इसकी एज ज्यादा हो गई है, इसलिए नीचे आ रही है। तो लोग इस तरह की जब बातें करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बैकअप ये होता है कि मेरे वालिदैन मुझे बहुत ज्यादा कहीं भी गिरने देते। मेरे बाबा कहते हैं कि अगर अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पे पीछे रखा है, तो यकीनन उसने कुछ अच्छा देना है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ से पीछे रखा है। तो तुम ये ना सोचो कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, ये सोचो कि तुम यहाँ पर जीत गई हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे लिए सोचा है। जब इंसान ये सोच लेता है कि जो हो रहा है उसके अल्लाह की तरफ से हो रहा है, तो उसको सुकून भी आ जाता है, उसको सब्र भी मिल जाता है, और बेशक फिर उसको आने वाले जो उसके कॉम्पिटिशन होते हैं, वो उसमें अच्छा भी करते हैं। जब वेल आप अल्लाह सेड की साहिब मदद असरा, से वेल सेड। बहुत अच्छी बात आपने की। और मेरा ख्याल है जो एथलीट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, या जो आना चाह रहे हैं, वो ये बात सुन के यकीनी तौर पर मोटिवेट होंगे कि इतनी मुश्किल से साहिब असरा निकल कर यहाँ तक पहुँची हैं, और ऐसा कोई आसान काम नहीं होता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इंजरीज़ पर भी बात करते हैं कि इंजरीज हो जाती हैं पाकिस्तान में। इंजरीज़ की रिहैब के लिए क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, फेडरेशन का किरदार क्या होता है, ओलंपिक एसोसिएशन का किरदार क्या होता है, यहाँ पे प्लेयर को खुद से वो सारा कुछ देखना होता है, और डिपार्टमेंट भी उसके पीछे होता है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ इंजरीज़ का बड़े मामलात होते हैं, और जो स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स गर्ल हैं, उनके साथ इंजरीज़ जुड़ी हैं, और इंजरीज़ के बगैर ज़ाहिर है स्पोर्ट्स दुनिया भर में इंजरीज इनके साथ जुड़ी होती है, और स्पोर्ट्स के बगैर इसका कोई तस्वर भी नहीं है। इंजरीज और स्पोर्ट्स एक साथ है। अच्छा साहिब असरा, जिस तरह आप खुद बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि इंजरी हुई, उससे आपने बड़ी मुश्किल से रिहैब किया, और फ़ौरन ही एक इवेंट में गई और वहाँ से माशाल्लाह आपने सिल्वर भी लिया, ये बड़ी बात। ये बताएं, इंजरीज होती है, क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, खुद से देखना होता है साहिब असरा, या फिर आपकी जो फेडरेशन है, एथलेटिक फेडरेशन, वो भी इसमें हेल्प आउट करती है? आप तो वापडा से खेलती हैं, तो डिपार्ट भी करता है? असल में पाकिस्तान में इल्म ये है कि जब आपके ऊपर क्राइसिस आते हैं, या आप किसी मुश्किल में जाते हो, या आपको इंजरी हो जाती है, तो फिर लोग जो है, आपके डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपकी फेडरेशन हो, पाकिस्तान में इस चीज को बिल्कुल भी, मतलब उस बच्चे को आप कम बैक करने के लिए कोई हेल्प आउट नहीं करता। जितने भी हमारी गेम में, तो जब तक जिसको भी इंजरी हुई है या मुझे हुई है, जो भी मैंने कम बैक किया, मैंने खुद से अपना सारा एक्सपेंस खुद से उठाया। ना तो फेडरेशन ने कोई हेल्प आउट की, ना ही मेरे डिपार्टमेंट ने। तो जब इंसान, किसी भी प्लेयर को इंजरी होती है ना, तो यही वो वक्त होता है जिसमें अगर आपका डिपार्टमेंट या आपकी फेडरेशन आपके से स्टैंड करती हो, तो अगर आपकी इंजरी का अरसा 1 साल का होता है, तो आप 6 मंथ में कम बैक कर लेते हो, क्योंकि आपको पॉजिटिव वाइब्स मिल रही होती हैं। तो जब आपको इर्द गिर्द से नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, तो मतलब जाए कि वो जो फेडरेशन है या हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमें कम बैक करने के लिए हेल्प आउट करें, वो ये कहना जब शुरू कर देते हैं कि अब ये वापस नहीं आ सकती, आपको डिस्करेज करना भी स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपकी जो इंजरी का रिकवर आप जो 6 मंथ में करते हैं, वो आप उनकी टेंशन की वजह से 1 साल में आपकी इंजरी चली जाती है। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लेयर को कम बैक करने के लिए, उसकी इंजरी को रिहैब करने के लिए, उसकी हेल्प आउट करने के लिए उसका साथ नहीं दिया जाता, वेल उसको सेड, खुद वेल करना सेड। पड़ता है प्लेयर। अच्छा, ये आपने ठीक कहा है, और मैं मतलब जिनसे भी बात कर रहा हूँ, तमाम तरह एथलीट्स ये बात ज़रूर कर रहे हैं, और ये आप लोगों का राइट है, ये आप लोगों का हक है ये बात करना और कहना। और ज़ाहिर है गवर्नमेंट को अब इस तरफ देखना होगा। गवर्नमेंट के बजट में स्पोर्ट्स गर्ल, स्पोर्ट्समैन के लिए बजट है, फेडरेशंस के लिए बजट है, तो क्यों नहीं ये बजट फिर इस तरफ भी इस्तेमाल होता कि हमारे स्पोर्ट्समैन जो या स्पोर्ट्स गर्ल हो, जो भी वो लेकर आ रहे हैं, गोल्ड लेकर आ रहे हैं, सिल्वर ला रहे हैं, तो उन पर कुछ इन्वेस्ट भी किया जाए। अच्छा ये बताएं साहिब असरा के हमारे यहाँ जब आप रिकवर करते हैं इंजरी से, कितना टाइम लगता है वापस ट्रैक्स एंड फील्ड में वापस आने के लिए, स्प्रिंट से स्टार्ट करने के लिए? आपको कितना टाइम लगता है किसी भी एक इंजरी से रिकवर होने के लिए? और फिर कितनी पेन होती होगी जब ख़ास तौर पे अगर आपके एंकल इंजरी हो, या फिर आप लोगों को हैमस्ट्रिंग वगैरह बहुत नॉर्मल है स्प्रिंटर्स के लिए, तो कितनी पेनफुल होता है और कितना टाइम लग जाता है रिकवर होने में? तो आपकी डिसाइड करती है कि आपको पता है एथलेटिक्स, आप इसको वन आप ना, तो आप
की ट्रेनिंग पीछे चली जाती है। हमारी गेम इतनी टफ है कि हम एक दिन अगले दिन हमसे ग्राउंड ट्रेनिंग नहीं हो और भी स्लाइड्स में आपको मानसिक में आप कि आपके पड़ जाता है, रेस्ट कर जाता है और आप उसके दौरान ट्रेन कर रहे होते तो आपको वापस आना और स्प्रिंटर के लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि खाने इंजरी हमारा डाइट इनटेक हमारा ये वो चीजें जो कवर करती हैं किसी का बढ़ जाता है और किसी का वेट कम हो जाता है तो इंजरी जो है अगर आपको जैसे मुझे अगर हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी तो मुझे 1 साल लग गया था उसको रिकवर करते हुए लेकिन हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं बजाय कि आपको मोटिवेट करो उसको वापस आने के लिए उसको बताओ कि ये हाल है वो ये कहना स्टार्ट करते हैं कि भाई आप तो कर ही नहीं सकते अब आप बेड से उठना ही नहीं चाहिए आप भाग ही नहीं सकते छोड़ दो स्किप कर दो मैं जब मुझे हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई तो मुझे ये डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम ये फीडबैक कहते आपकी तो बिल्कुल मसल खराब हो चुका है अंदर से अब आप जिंदगी में भागना आपको 3 तो बेड से नहीं उठना तो ना मुझे यूं ही कहा तो मैं परेशान हो गई और मुझे लगा कि शायद वाकई मेरे साथ ऐसा हो गया मेरी गेम करना तो भाग नहीं सकती मैंने मैंने देखा कि लोग तो इससे भी ज्यादा तो मतलब इतनी बड़ी इंजरी सीवियर इंजरी नीज का ऑपरेशन किसी ने अपनी टांग दूसरी लगवाई हुई है वो भी रन कर रहे हैं और हम ही लोग नॉर्मल सी इंजरी को इतना मतलब करेज करती है मैं खुद परेशान होगी तो मैंने यूट्यूब से देखी एक्सरसाइज वेल डन। मैंने यानी इंजरी को मोटिवेशन रिहैब ये किया होती है और साइबर यहाँ से कि आप पाकिस्तान खुद में से, मुझे लगता है मोटिवेशन बहुत, आप अपने अंदर खुद मोटिवेशन का एक आंसर पैदा करती हैं और देखती हैं। ये अच्छी चीज़ है कि दूसरों को देखा, मोटिवेशन हुई कि यार उसने भी अपने आप को रिहैब किया है तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा ये बताएं, डाइट की आपने जिक्र किया है, कितनी ज़रूरी है डाइट प्लान पे स्टिक रहना, ख़ासतौर पे आपके लिए, चूँकि वेट बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैटर या एलिमेंट होता है स्प्रिंटर के लिए। जिस स्प्रिंटर के लिए बेसिकली जो डाइट होती है हमारी डाइट में प्रोटीन होती है और फ्रूट्स होते हैं कार्ब्स होती हैं तो ये जो चीजें हैं ये इनटेक करना होती है और जो आप एथलेटिक्स ऐसे फील्ड है इसमें आप ऑयली चीज मतलब फैट वगैरह ये चीजें आप खा नहीं सकते अगर आप फैट खाते हो तो आपकी बॉडी जो है आपकी स्पीड कम कर देती है बॉडी में आपका वेट गेन होता है स्पीड आपकी कम हो जाती है और अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप ट्रैक पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जो डाइट होती है वो एक आपका डाइट प्लान जो होता है जैसे अब मेरे कोच है मेरा डाइट प्लान सेटअप किया हुआ है कि मैंने सुबह प्रोटीन इनटेक करनी है और उसके बाद मैंने जो दोपहर के टाइम है तब मैंने बॉयल चावल या फिर उसके साथ फिश बॉयल ले लेनी है उसके बाद रात में मैंने कार्ब्स इनटेक करने तो इस तरह मेरा सारा डाइट प्लान सेट किया हुआ है और इस पे स्ट्रिक्टली मैं अमल करती हूँ आप सोच सकते हैं कि मैंने मतलब कितने साल हो गए कभी मैंने ऑयली चीज ये समोसे चिप्स पकौड़े इनको तो शायद मैं भूल ही गई हूँ मेरी लाइफ का कभी हिस्सा थे पिज़्ज़ा बर्गर भी काफी नहीं खाती धार्मिक साहिब असरा, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह भी नहीं खाती? नहीं किया मतलब वीक में एक दफा तो चीट मील कर देती हूँ वनडे मतलब संडे जैसे रेस्ट डे होता है तो कभी पिज्जा बर्गर खा रहे थे मंथ में 1-2 दफा बस इससे ज्यादा नहीं बड़ा आपने अपने आप को इस पे स्टिक किया हुआ है, बड़ी बात है, ये तो बड़ी बहादुरी है, ये एक और बहादुरी वाली बात है। अच्छा जी, अब आते हैं इस तरफ, कोचिंग आपने जिक्र कर दिया है। ये बताएं ट्रेनिंग कहाँ करते हैं, फील्ड्स एंड ट्रैक्स जो हैं वो ओके हैं जहाँ पर आप ट्रेनिंग करती हैं? जब आपने स्टार्ट किया होगा तब तो और सिचुएशन थी, लेकिन अब आप चूँकि नेशनल चैम्पियन भी हैं, तो अब ये बताएं कि ट्रेनिंग की क्या मयार कैसे हैं, ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कोचिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? देखिए जो हमारे फैसलाबाद से मैं बिलोंग करती हूँ तो हमारे फैसलाबाद में जो ट्रैक बना टॉटन ट्रैक उसको इतने ईयर्स नहीं हुए लेकिन आप सोच नहीं सकते वो इतना डैमेज हो चुका है उसकी जो ऊपर वाली अपर सरफेस है वो बिल्कुल ही उतर चुकी है और हम ऐसा लग रहा है जैसे रोड पे भाग रहे हैं तो फैसलाबाद में इतना टैलेंट है जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं अगर आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देख लें तो बेसिकली वो फैसलाबाद से बिलोंग करते होंगे तो हमारे फैसलाबाद का जो ट्रैक है वो बिल्कुल खराब हो चुका है जिसकी वजह से हम मोस्टली जो अच्छे लेवल के प्लेयर जारी बात है आपने जब अपकमिंग गेमर्स की तरफ देखना अपना टारगेट देखना है तो फिर आपको अच्छा ट्रैक चाहिए अच्छी फैसिलिटीज चाहिए अच्छा माहौल चाहिए तो उसके लिए हम लोग लाहौर आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग अपनी खुद सेल्फ पे करके हम लोग हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं यहाँ पे क्योंकि ट्रैक यहाँ का जो लाहौर है वो लाहौर का ट्रैक अच्छा बना हुआ है यहाँ पे रहकर हम ट्रेनिंग करते हैं और कोचिंग के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में बेसिकली बहुत अच्छी कोचिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो कोचिंग चल रही है वो 90s की चल रही है जो इंटरनेशनल हम जाके परफॉर्म नहीं अच्छा कर पाते जैसे कहते थे कि हम ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला सकते हम ओलंपिक्स में कैसे मेडल लिए हैं जब हमारे पास वैसी सोच नहीं है
हमें कुछ कोई हमें हमारा कोच ये यकीन दिलाने वाला यहाँ पे नहीं है कि भाई तुम ओलंपिक्स में मेडल ला सकते हो, चाहे मैं नहीं ला सकती, लेकिन उनको मुझे इतना इंकरेज और मोटिवेट करना चाहिए कि मुझे भी खुद पे यकीन होना चाहिए। हमें हमारे आसपास के लोग ही जब हमें ये कहेंगे कि आप तो कभी जीत नहीं सकते, आप ला ही नहीं सकते, ये एक नामुमकिन चीज है। अगर इतनी दुनिया जो हमारे से भी, मैंने देखा है पुअर कंट्रीज है, वो ओलंपिक्स में मेडल विन कर सकते, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह ने जो उनको दिया वो ही हमें दिया। चलें, लेकिन आपने इस बात तो सवाल का वहीं पे आ जवाब खुद जाती है, ही दे हमारे पास दिया तो वो असरा, लोग आपने इस सवाल का जवाब खुद दे दिया। मेरा ये सवाल था भी आपसे, आपने काफ़ी चीज़ें तो डिटेल बताई। आपने ये भी बता दिया कि आपको खुद जाना पड़ता है। मुझे ये बताएं यहाँ पर फेडरेशन का किरदार क्या है साहिब असरा? आप माशाल्लाह अब बढ़ते बढ़ते आगे फास्टेस्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान है, क्या किरदार है? हमें समझ आ रही है कि क्यों नहीं गोल्ड आता, फैसिलिटीज़ नहीं है, कोचिंग स्टैंडर्ड नहीं है, डाइट प्लान्स पर स्टिक रहने के लिए बड़ा मुश्किल है। आपको तो शुक्र करें डिपार्ट मिल गया, और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको डिपार्टमेंट भी नहीं मिला हुआ, तो वो उनके लिए तो और मुश्किल हालात हैं। देखिए, फेडरेशन जो है वो कैंप्स लगाती है हमारी फेडरेशन, लेकिन कैंप्स जो होते हैं हमारे इतने लॉन्ग नहीं होते। कैंप्स होते हैं 1 मंथ 2 मंथ्स के। तो अगर आपने इंटरनेशनल किसी भी जगह अच्छा अचीव करना है या हमने मेडल विन करना है, तो जैसे अभी अपकमिंग चैंपियनशिप आई नेक्स्ट ईयर, तो उसको टारगेट करके हमारी फेडरेशन को चाहिए जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको 1 ईयर का कैंप दें और उसके बाद उनसे मेडल की तवक्को रखें। अगर आप 1 मंथ में 2 मंथ में कहेंगे जी आप मेडल लिया, तो आपको भी पता है कि इंटरनेशनल कितना स्टैंडर्ड आता है। हम लोग 1 माह की ट्रेनिंग करके तो मेडल ना जी सकते। जो लोग 4 साल से लगे हुए भाई, वो मेडल विन करेंगे, जो 1 माह में करेंगे वो मेडल विन करके लाएंगे। स्पॉन्सरशिप के भी मसाइल हैं साहिब असरा। हम देखते हैं कि जब दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क से देखते हैं, अच्छा चलें एक छोटा सा ब्रेक क्या है, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो ज़रा इस पर भी बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, बड़ी खुलकर आज डिटेल डिस्कशन हो रही है, क्या क्या असल मसाइल हैं एथलीट्स के, उनकी तरफ तवज्जो गवर्नमेंट की भी नहीं है ज़ाहिर है, और गवर्नमेंट की तवज्जो ना होने की वजह से ही एथलीट बेचारा इस हाल पे पहुंचता है कि वो अपनी मेहनत आपके तहत मेडल तो ले आता है, फिर हम कहते हैं ओलंपिक से मेडल नहीं ला रहा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। साहिब असरा हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्किलात का भी जिक्र हो रहा है, अचीवमेंट्स का भी जिक्र हो रहा है, इंजरीज का भी जिक्र हो रहा है, डाइट प्लान का, कोचिंग स्टैंडर्ड्स का भी जिक्र हो रहा है। अच्छा असरा, जैसे आपको डिपार्टमेंट मिल गया, ये खुशकिस्मती है, कई लोगों को डिपार्टमेंट नहीं मिलता। पिछले दिनों डिपार्टमेंटल गेम्स भी बंद हो गई थी। अब ये मुझे बताएं, ये जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रेनिंग करते हैं अपनी, इसके लिए डिपार्टमेंट भी आपकी हेल्प आउट करता है, और किस हद तक करता है? फिर जो स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल कोचिंग है, जैसे मैं जिक्र कर रहा था अपने पड़ोसी मुल्क का, कि वहाँ तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, स्पॉन्सरशिप का भी एक मसला है, तो उसके लिए क्या कुछ है? स्पॉन्सरशिप वगैरह कुछ नहीं, वो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है? बेसिकली मुझे तो इतना दुख होता है इस बात पे स्पॉन्सरशिप का नाम सुनते ही कि पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप जैसी कोई चीज है ही नहीं। बस जिसको देखो क्रिकेट को स्पॉन्सर करना है, क्रिकेट लास्ट की आ रही है तो भी क्रिकेट को स्पॉन्सर करना है, उनके प्लेयर्स 3-4 साल से भी आ रहे तो भी उनको ही स्पॉन्सर करना है। हम पे भी तो इन्वेस्ट करके देखें, अगर हम मेडल लेकर आए हैं 22 से, अगर हम पे भी एक साल ज्यादा ऐसा नहीं, सिर्फ 1 साल स्पॉन्सरशिप करके देखे कि चलो नेक्स्ट अपकमिंग किसी इवेंट को टारगेट करके उसके लिए मुझे स्पॉन्सर करें और उसके बाद मेरा रिजल्ट देखें। लेकिन ऐसा है ही नहीं पाकिस्तान में। हम लोग तो बहुत ज्यादा फेड अप हो चुके हैं इस चीज से कि स्पॉन्सरशिप का नाम लेना ही छोड़ चुके हैं। हमें पता है कि यहाँ पे किसी ने स्पॉन्सर करना ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये ट्रेंड है ही नहीं। इंडिया में तो कुकर कंपनी मशीन है ना, वो भी स्पॉन्सर कर रही है अपने प्लेयर्स को। और ये अगर बात किसी सही टी है। शर्ट्स की कोई छोटी सी शॉप है वो भी स्पॉन्सर कर रही है। और यहाँ पे लोगों को लगता है कि स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि आप पैसे अपने वैसे ही जाया वेस्ट कर रहे हो और क्रिकेट पे करो बस, चाहे वो हारे जीत रहे हो उनको करो। और क्रिकेटर्स को ही चाहिए कि प्लेयर्स को स्पॉन्सर करे। क्रिकेटर्स इतने रिच होते हैं, उनको इतना स्पॉन्सर मिलता है, क्या वो हम जैसे प्लेयर्स को नहीं सपोर्ट कर सकते? आपकी बात दुरुस्त है। वैसे काफ़ी क्रिकेटर्स हैं बेचारे जो खुद से भी ये काम कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड हॉकी को भी एक ज़माने में सपोर्ट करता रहा है। ये काम तो अब पाकिस्तान के ओलंपिक एसोसिएशन का है, पाकिस्तान में फेडरेशंस का है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है कि अब आगे बढ़ें और हमारे ये जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, ये साहिब असरा हो गई, माहूर हो गई, सारे मुराद हो गया, जितने पाकिस्तान के टैलेंट है, अब हमने अगर ओलंपिक्स में कुछ करना है, लेकर आना है, तो इनके लिए आगे बढ़ना होगा हमें। किसी सूरत कैंप्स भी नहीं लगते, कैंप्स लगते हैं तो लड़कों के लगा दिए जाते हैं, लड़कियों के नहीं लगते। इस पर मैं खैर अलग से एक प्रोग्राम करूंगा, वो अभी का जिक्र नहीं है, लेकिन ये बात फैक्ट बता रहा हूँ मैं आप अपने नाजरीन को, सुनने वालों को। अच्छा साहिब असरा, आप ये बताएं, 34 नेशनल गेम आप 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रैली भी रेस भी आप खेलती हैं माशाल्लाह से।
ये जो रिले रेस है, एक से वो दूसरे को वो हैंड ओवर करते हैं वो फ्लैग, और फिर दूसरा आगे इसमें कितना स्टेमिना चाहिए होता होगा? ये तो बड़ा लंबा एक सर्कल होता है। देखिए, इसमें सबसे बेसिकली होती है आपकी यूनिटी, टीम की यूनिटी और टेक्निकल चीज़ें। क्योंकि जो आप पैटर्न रेस है, उसमें आपकी जो स्टिक होती है, वो भागती है। आप तो भाग रहे होते हैं, लेकिन जब तक स्टिक अगले को आप फॉरवर्ड नहीं करोगे, अगला बंदा सेकंड पर्सन को फॉरवर्ड नहीं करेगा, थर्ड वाला फोर्थ को नहीं करेगा, तो वो रेस आपकी मुकम्मल नहीं हो सकती, फिनिश नहीं हो सकती। अगर वो स्टिक गिर जाती है, तो इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, मतलब आप उस रेस से बाहर हो जाते हो। आपके चारों पर्सन की इतनी यूनिटी होनी चाहिए आपस में, और आप लोग की आपस में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप लोग उस स्टिक के साथ अपनी रेस की फिनिश करो और उसको टेक्निकली चलाओ एक दूसरे की मतलब ये इसमें स्टिक की रन, इसमें स्टिक भागती है। आप तो भाग रहे होते हैं, अगर स्टिक नहीं है आपके हाथ में और आप रेस फिनिश करते हो, तो आपकी वेल सेड। पोजीशन आप यानी इसका पाओगे। मतलब ये है साहिब इसरा कि इसमें भी हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है, टीम वर्क की। तो ये टीम वर्क के लिए कितना टाइम मिलता है आपको रेस से पहले प्रैक्टिस करने का? इसके दौरान जो ड्यूरिंग हमारा कैंप चल रहा होता है, उसके दौरान ही हम लोग आपस में ट्रेनिंग करते हैं। अगर हमारा बेसिकली 1 माह के बाद चैंपियनशिप है और हमारा 1 मंथ का कैंप लगा, तो उसी उसी 1 मंथ में हमने टीम वर्कआउट भी करना है और अपनी इंडिविजुअल इवेंट की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने इस दफ़ा गेम्स पर 400 मीटर रन किया और उसमें मैंने सिल्वर मेडल विन किया है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं मुझे बहुत सारी मैं थोड़ा डिसहार्ट हो चुकी थी, क्योंकि मुझे इंजरी थी और मेरी इंजरी ठीक नहीं, और डिस्क स्लिप हो गया था मेरा। मैंने 200 केजी वेट लिफ्ट किया, तो उसके बाद वो मेरी बैक का मसला बन गया। तो उसके बाद मैंने रिहैब करने के बाद, अब जब मैंने कम बैक किया, तो मैंने 400 किए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आप अभी 100 टू 100 नहीं कर सकते। 100 टू 100 के लिए आपको अच्छी वेट, मतलब कि आपका जो जिम वर्कआउट है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो वो जिम वर्कआउट में कर नहीं सकती, तो उससे मुझे मना किया गया था। तो इस दफा तो मैंने 100 टू 100 में इंडिविजुअली पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह जो अपकमिंग इवेंट होगा, मैं रिहैब कर चुकी हूँ, उसमें मैं 100 टू 100 में पार्टिसिपेट भी करूंगी। और जैसे कि सैफ गेम्स आ रही हैं, उसमें हम्म। पाकिस्तान के लिए सैफ गेम्स में मेडल विन करने के साथ साथ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करूंगी, और मेरी विश है कि मैं ओलंपिक्स पे जाऊं, वाइल्ड कार्ड पे ना जाऊं, क्वालिफाई करके जाऊं। ज़बरदस्त। और हमारी भी दुआ है साहिब इसरा, आप जैसे एथलीट्स जो ऑलरेडी पाकिस्तान में नेशनल चैम्पियंस हैं वही ओलंपिक्स के लिए जाएं और वही हमें वहाँ दिखें भी, तो ज़रा पाकिस्तान के लिए कोई मेडल भी आए। थोड़ी मेहनत गवर्नमेंट को करनी होगी, वहीं पे हम रह जाते हैं फैसिलिटीज़ में। ये बताएं, चूँकि वक्त की कमी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंशाल्लाह फिर एक दिन आपसे इंटरव्यू लाजमी रखेंगे, लेकिन ये बताएं कि अब हम अगर ये देखें 34 नेशनल गेम्स जो हुई हैं उनके स्टैंडर्ड्स पे अगर बात करें, कैसा रहा उनका स्टैंडर्ड? कैसा था? कोयटा में हुए आपके सारे इवेंट्स, कैसे रहे इवेंट्स और वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी थी? जी, कोयटा में जो इवेंट हुआ है, ये अच्छा इवेंट था, उन्होंने अच्छा ऑर्गेनाइज करवाया कोयटा वालों ने, और सिक्योरिटी भी उनकी अच्छी थी। लेकिन बेसिकली वहाँ पे जो चीज़ कम थी वो ये थी, या जिस चीज़ की कमी फील हुई है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था। क्योंकि हमारे, जैसे कि आप देखिए, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जिसमें जो आपका टाइमिंग होती है, वो टाइमर मशीन होती है, उसमें आपका आता है, आप कंप्यूटराइज आपकी उसमें टाइम निकलता है, जिसके बिहाफ पे आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो इंटरनेशनल पर, कि आप इंटरनेशनल पर किस कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो वो मशीन तो नहीं थी, तो हैंड वॉश टाइम थे वहाँ पे, जिसकी वजह से प्लेयर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने रेस लगाई एक्चुअल उसका टाइम ये था या नहीं था। तो सब लोग किसी चीज में थे, तो वो सिस्टम वहां पे पहुंच नहीं पाया। बाकी गेम्स तो हमारी बहुत अच्छी हुई हैं, और हम मतलब बहुत खुश हैं कि हमें कंपटीशन खेलने को मिला, और बहुत अरसे के बाद गेम्स हुई हैं, जबकि गेम्स 2 साल बाद होनी चाहिए, और इस लास्ट टाइम 2019 में हुई थी, और अब 2023 में जी हुई हाँ, है। वो कोविड की तो वजह मुझे से वो भी डिले हो गई, बड़ा लंबा अरसा हो गया। ये बात आपकी सही है। ये बताएं, और किसको देखती हैं डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा स्प्रिंटर अपने अलावा? आपको आपके ओपोनेंट्स में कौन सा टफ ओपोनेंट है जो आपको लगता है कि बड़ी टफ ओपोनेंट है? अगर मैं अपने अलावा किसी को देखती हूँ, तो हमारे नीचे लेवल पे जूनियर्स 2 लोग हैं जो बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक आर्मी की लड़की है, उसने भी स्प्रिंट में अच्छा टाइम किया, और एक हमारी वापडा की लड़की है, उसने भी स्प्रिंट में अच्छा टाइम किया। तो मेरा ख्याल है कि ये मतलब जूनियर लेवल पे जो मेरे बैक पे जो हैं, ये दोनों लड़कियां अच्छी हैं 100 टू 100 में। और अगर मैं 400 में देखूं, तो वो भी हमारी जूनियर बच्ची है, वो भी अच्छी है, मतलब वो भी अच्छा टाइम कर रही है। तो 2 लड़कियां हैं अच्छी, और जो मुझे लगता है कि वो अच्छा कर सकती हैं। अच्छा, ये बताएं साहिब असरा के, अब हम ये देखते हैं कि जब आप जाते हैं ओलंपिक्स के लिए, तो जैसा आपने खुद भी बताया,
कोचिंग स्टैंडर्ड्स में एक चीज़ आजकल आ गई है जो कि साइंटिफिक एनालिसिस है, साइंटिफिक कोचिंग है। इसकी कितनी कमी है पाकिस्तान में? चूँकि वो सारा कुछ साइंटिफिक होता है, एनालिसिस होते हैं, कंप्यूटर एनालिसिस होते हैं, हेल्थ एनालिसिस होते हैं। आपकी स्पीड जो है, आपकी रेस जो है, आपकी मूवमेंट्स जो हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, डे बाय डे एनालिसिस किए जाते हैं। दुनिया भर में तो यही होता है। इसकी कितनी कमी आप महसूस करती है? अगर ये हो जाए तो शायद पाकिस्तान में एथलीट अपनी ग्रूमिंग और एडवांसमेंट और अच्छी कर ले। बिल्कुल, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मतलब कि अब तो आपको पता है इतना एडवांस हो चुका है, लेकिन वही बात है, हमें इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए फेडरेशन को या गवर्नमेंट को स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आएँगी, हमारे बायोमैकेनिक्स चेक होंगे, बायोमैकेनिक्स से पता चलेगा कि किस चीज़ में हमारी कमी है, कौन-सी चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग है, कौन-सी चीज़ हमारी वीक है, हमारा कौन-सा आर्म ठीक चल रहा है, कौन-सा आर्म ठीक नहीं चल रहा। तो ये सारी चीज़ें, वो जो एनालिसिस आप कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमारे जो कोचेज़ हैं, ये उनकी बहुत बड़ी मतलब कि खूबी कह लें कि वो इन चीज़ों के बगैर भी प्लेयर्स को जज करते हैं, उनको जितना हो सके वो गाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो चीज़ें वो लोग भी यही चाहते हैं कि वो सिस्टम यहाँ पे आए, ताकि वो उनसे प्लेयर को और भी ज़्यादा ग्रूम कर सके, उनमें और भी ज़्यादा मतलब जो खामियाँ वगैरह वो कम कर सके। लेकिन ये फेडरेशन को चाहिए या फिर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इतना फंड आता है तो थोड़ा-सा इस तरफ भी लगाएँ, ताकि हम लोग इंटरनेशनली जो चलें ठीक है, अगर इंटरनेशनली हम बहुत पीछे हैं, तो ये जो हमारी थोड़ी बहुत लैक ऑफ चीज़ें हैं, अगर इनकी कमी पूरी कर दी जाए, तो हो सकता है हम ओलंपिक्स में अगर हम क्वालीफाई करके जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्वालीफाई कर जाए कोई ना कोई सीट, क्योंकि हर प्लेयर में कोई ना कोई एबिलिटी ज़रूर होती है, अगर उसे ऑन द स्पॉट वो चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन जब तक मुझे लगता है हमें ये चीज़ें मिलेंगी, तब तक हम गेम का लाभ उठा चुके हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है कि जब तक ये फैसिलिटीज़ या ये जो बातें हम कर रहे हैं, तो तब तक वाक़ई में टाइम बहुत गुज़र गया होगा, क्योंकि टाइम बहुत पहले ये पूरा कर लेना चाहिए था। चलें जी, ये बताएँ असरा, आगे ओलंपिक्स और फिर उसके बाद क्या? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप अच्छा, इसमें एक इंटरनेशनल कोचिंग स्टैंडर्ड्स की जिनकी हम बात करें, उसमें सर्टिफ़िकेशंस भी होते हैं। साथ-साथ आप ये भी सोच रही हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स में है कि आप कोचिंग सर्टिफ़िकेट्स करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हों? कोचिंग कोचिंग करना चाहती हूँ, लेकिन जैसा यहाँ पे माहौल देखने को मिलता है ना पाकिस्तान में, आप किसी प्लेयर को अपनी मतलब टेंशन लेते हो, दिन-रात आप उसको स्ट्रगल करवाते हो, आप उसका ट्रेनिंग प्लान डिसाइड करते हो, आप उसकी डाइट डिसाइड करते हो। आप देखिए, आज मैं कोच हूँ, अगर आज मैंने अपने किसी प्लेयर को ट्रेनिंग करवाई, तो नेक्स्ट उसको क्या करवाना है, और नेक्स्ट मैं जब दे जाती हूँ उसको ट्रेनिंग बताती हूँ, वो कहता है नहीं मुझे ये मसला है, फिर उसको उस हिसाब से क्या सोच के करवाना है। तो जब हम देखते हैं प्लेयर जैसे थोड़ा-सा ऊपर जाता है, तो वो तो कहता है जी मैं तो जो हूँ अपनी वजह से हूँ, कोच तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आके कोच भी डिसहार्ड हो जाते हैं कि ये यार, जब प्लेयर अगर आप कुछ बन जाते हो, अगर आप किसी की वजह से बने, तो उसको भी उसका भी नाम लो, उसको भी एनकरेज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब किसी लेवल पे जाते हो, अपने जिनका हाथ आपके पीछे होता है, आप बिल्कुल ही उनको स्क्रीन से आउट कर दो और कहो कि जो हूँ मैं हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी भी लेवल पे किसी भी चीज़ को बिल्कुल सही पहुँचने के बात लिए, है, ये चाहे वो बात आपकी हम जायज़ है। किसी भी शोबे में पहुँचे, इस्तेमाल ज़रूर होता है। जल्दी मतलब से ऐसा एक नहीं हो लास्ट सकता कि चीज़, आप बस अपनी साहिब मर्ज़ी असरा, से एक लास्ट चीज़, आने वाले नए लोगों के लिए क्या मैसेज देंगी, क्या पैगाम देंगी? जो नेक्स्ट अपकमिंग है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मतलब अच्छा प्लेयर बनना है, तो आप जस्ट अपने आप पे फ़ोकस करें और अच्छाई का रास्ता कभी ना छोड़ें। चाहे आपको लग रहा है कि जो कुछ लोग हैं, जो 2 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, मतलब ड्रग्स यूज़ करके, स्टीरॉइड यूज़ करके, लैक ऑफ टाइम है, वो आपसे अच्छा कर रहे हैं, तो उनको करने दें। क्योंकि अगर आप अच्छे रास्ते पर चलोगे, आपको उतनी अल्लाह ताला इज़्ज़त भी ज़्यादा देगा और मुकाम भी ज़्यादा देगा। चाहे वो लेट दे, पर उन लोगों से अच्छा ही होगा। वेल सेड, और वेल जो लोग सेड, वेल सेड। अच्छा, शॉर्टकट इस्तेमाल ये करते आपने हैं, बड़ी अच्छी हमें बात उनसे कही है बिल्कुल कि स्टीरॉइड्स और इसका यूज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है स्पोर्ट्स में, और पाकिस्तान में भी बढ़ गया है। वेल सेड। साहिब असरा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान के नेशनल एथलेटिक चैम्पियन, 34th नेशनल गेम्स क्वेटा में जो हुई उसमें गोल्ड मेडल उठाया, साउथ एशियन गेम्स हों, यहाँ पे इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स हों, मेडल्स लेके आई हैं, आगे ओलंपिक्स में उनकी नज़र है। कल होगी दोबारा आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।